नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहती है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को आज करारा जवाब दिया। मोदी ने कहा, कांग्रेस जातियों को आपस में लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के युवराज की यह साजिश आज एक्सपोज हो गई। मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को छप्पर फाड़कर वोट दिए और इसके लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों का वो धन्यवाद करते हैं। असल में आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने वाकई में सबको चौंका दिया। दोनों राज्यों की जनता ने जो फैसला सुना है वो ऐतिहासिक है। दोनों राज्यों में जनता ने क्लियर मैंडेट दिया, लेकिन हरियाणा के चुनाव के नतीजे ऐसे आए जिसकी उम्मीद न बीजेपी को थी और न कांग्रेस को। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। हरियाणा में 57 साल में पहली बार किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और पिछले विधानसभा चुनाव से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। इस बार बीजेपी हरियाणा में 90 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इतनी बड़ी जीत से बीजेपी के नेता भी चौंक गए और इतनी बुरी हार ने कांग्रेस को बुरी तरह चौंका दिया। कांग्रेस के नेता तो जीत के जश्न की तैयारी करके आए थे। ढोल नगाड़े बजने लगे थे, पटाखे फूटने लगे थे, कांग्रेस के दफ्तर में जलेबियां छन रही थी, शंख बज रहे थे, नाच गाना शुरू हो गया था। लेकिन 12 बजते बजते कांग्रेस के 12 बज गए, सब धरा रह गया और शाम होते होते कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता कहने लगे कि कांग्रेस को जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराया। हरियाणा के नतीजों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, जिन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% थी वहीं कांग्रेस हारी। जहां ईवीएम की बैटरी 60-70% थी वहां कांग्रेस जीती। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन कुमारी सैलजा ने कहा, जो होना था वो हो गया, रोने से काम नहीं चलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा, अब कांग्रेस हाईकमान की जिम्मेदारी है कि हरियाणा में हार की समीक्षा करे, हार के कारणों का पता लगाए। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ये ऐतिहासिक उलटफेर हुआ तो हुआ कैसे? कांग्रेस से कहां गलती हुई? बीजेपी की कौन सी रणनीति काम कर गई? कांग्रेस से हरियाणा में नहीं हारी, जम्मू कश्मीर में भी भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बहुमत ले गया हो, लेकिन वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों में राहुल गांधी के लिए कुछ मैसेज तो है। इन चुनाव नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा? अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों के नेता हरियाणा के नतीजों पर क्या कह रहे हैं, इस सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के सबसे बड़े सरप्राइज हरियाणा के चुनाव नतीजों की बात करते हैं। हरियाणा की जीत को बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मोदी की नीतियों की जीत बताया। लेकिन मोदी ने अपने धन्यवाद भाषण में इस ऐतिहासिक जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जीत बताया। इस वक्त चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जश्न की वजह है भी, हरियाणा में 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों के साथ क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 2014 में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी और 2019 में बीजेपी सिर्फ 40 सीटें जीत पाई थी। उस वक्त बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जो बहुमत के लिए जरूरी 45 सीटों से 3 ज्यादा हैं। कांग्रेस जो 60 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही थी, जो कह रही थी उससे 70 सीटें भी मिल सकती हैं, बीजेपी साफ हो जाएगी, उस कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटों पर जीत मिली। बड़ी बात यह कि इस बार हरियाणा की जनता ने छोटी छोटी रीजनल पार्टीज को
बुरी तरह रिजेक्ट किया। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। खुद दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हार गए, वो 5वें नंबर पर है। अरविंद केजरीवाल जो बड़े उत्साह से हरियाणा में चुनाव लड़ने गए थे, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा और सिर्फ 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। ज्यादातर एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि हरियाणा में बदलाव तय है। सबने कहा था कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा। बीजेपी को न सिर्फ बहुमत मिला, बल्कि हरियाणा के हर इलाके में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिला, हर वर्ग का सपोर्ट मिला। जाट बेल्ट में बीजेपी ने बाजी मारी, किसान, जवान, पहलवान सबका साथ मिला। इसीलिए जैसे ही नतीजे आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी से झूमने लगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के मुख्यालय में जीत के जश्न में शामिल हुए। मोदी ने कहा कि जीत जनता के भरोसे का प्रमाण पत्र है, लेकिन यह सर्टिफिकेट जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। यह बात एक एक कार्यकर्ता को ध्यान में रखनी होगी। और उसके बाद मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों को बहकाने, भड़काने, उकसाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हरियाणा के लोग कांग्रेस की चाल को समझ गए। मोदी ने कहा कांग्रेस सत्ता के लिए समाज को बांटना चाहती है, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है, लेकिन आज उसकी हर साजिश को हरियाणा के लोगों ने नाकाम कर दिया। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के पूर्ण काले कार्यकर्ता थे, तब उन्होंने हरियाणा में काफी समय काम किया। वो हरियाणा के चप्पे चप्पे को जानते हैं, हरियाणा से पर्सनली अटैच्ड हैं, इसलिए हरियाणा में जीत नरेंद्र मोदी के लिए खास है। ये हरियाणा की जनता के नरेंद्र मोदी पर विश्वास की जीत है। मोदी ने कहा कि आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। पहली बार हरियाणा में किसी सरकार को जनता ने लगातार तीसरी बार काम करने का मौका दिया। मोदी ने कहा
इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। मोदी ने हरियाणा के लोगों का अपने अंदाज में धन्यवाद किया। मोदी ने वादा किया कि हरियाणा में विकास के कामों को और तेज करेंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों सबके लिए काम करेगी, सबकी उम्मीदों को पूरा करेगी। मोदी इस जीत का क्रेडिट चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को भी देते हैं। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं। सैनी ने जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अनिल विज ने जीत का जश्न कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस ऐतिहासिक जीत से गदगद दिखाई दिए, क्योंकि बार बार यह आशंका जताई जा रही थी अगर बीजेपी की हार होती तो इसकी वजह खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल बताया जाता। लेकिन नतीजों ने इन सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया। मोदी की रणनीति काम आई। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में यह बात थी कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। हरियाणा में जाटों का वोट 27% से ज्यादा है, इसलिए सब कहते थे कि जाट तो हुडा के लिए वोट करेंगे और जाट फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बीजेपी ने गैर जाट वोटों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई, वो काफी काम आई। इंटरेस्टिंग बात यह कि हरियाणा की जाट बेल्ट में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। बीजेपी ने 16 जाट नेताओं को टिकट दिए और कांग्रेस ने 28 जाट नेताओं को मैदान में उतारा। बीजेपी के 16 में से 9 जाट नेता जीते और यह बड़ी बात है। बीजेपी ने इस बार 22 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की जिन पर पिछले इलेक्शन में वो हारी थी। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से पार्टी ने 27 सीटों को रिटेन किया है। बीजेपी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार बदले, उनमें से 16 सीटें जीत ली। कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर थी। राहुल गांधी संविधान की कॉपी हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हरियाणा में जो 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, उनमें से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। इसका मतलब बीजेपी को इस बार हरियाणा में हर वर्ग का वोट मिला, सपोर्ट मिला। मोदी ने हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक का क्रेडिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन आज जैसे ही हरियाणा की तस्वीर साफ हुई, तब से बीजेपी के हर नेता की जुबान पर बस मोदी का नाम था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री अनिल विज समेत बीजेपी के लगभग हर नेता ने हरियाणा में बीजेपी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे
उनके काम और उनकी नीतियों को दिया। नायब सिंह सैनी ने साफ साफ कहा, हरियाणा का जनादेश मोदी के नाम और काम पर मोहर है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। ये सरकार हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के वंचितों ने, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस सरकार को चुना है और हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गति से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में नरेंद्र मोदी की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। बीजेपी के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की क्षमता पर शक होने लगा था, उनमें नई हिम्मत का संचार होगा। जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, उनको आज जवाब मिल गया होगा। जैसे बीजेपी को इस जीत की उम्मीद नहीं थी, वैसे ही कांग्रेस को इस हार की उम्मीद नहीं थी। यह हार कांग्रेस के उन नेताओं को डिमोरलाइज करेगी जिन्हें यह भरोसा होने लगा था कि राहुल गांधी को कोई ऐसी शक्ति मिल गई है कि वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देंगे। आज उन्हें लग रहा होगा कि राहुल की जड़ी बूटी तो फेक निकली। हरियाणा में कांग्रेस ने सारी ताकत झोंक दी थी। लड़ाई इस बात के लिए नहीं हो रही थी कि पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। पार्टी में संघर्ष इस बात पर होने लगा था कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो राहुल गांधी सोच रहे थे अब वो एक के बाद एक स्टेट जीतते जाएंगे और एक दिन मोदी को हरा पाएंगे, उन्हें सेटबैक लगा होगा। जिन राहुल गांधी को मोदी के कंधे झुके हुए लगने लगे थे, आज उन्हें सपने में 56 इंच की छाती दिखाई देगी। हरियाणा की यह विक्ट्री नरेंद्र मोदी में भी नई ऊर्जा का संचार करेगी और बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में नए जोश के साथ लड़ेगी। महाराष्ट्र में और झारखंड में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। अब एक हरियाणा की जीत इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की ताकत को कम कर देगी। आज ही अलायंस के पार्टनर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि जहां कांग्रेस बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में होती है, वहां कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है। इस सवाल का जवाब खोजने में कांग्रेस के नेताओं को वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो वो हार के सदमे से उबर ही नहीं पाए। क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी हरियाणा में 10 साल के बाद वो सत्ता में आएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर विचार चल रहा था, झगड़े हो रहे थे, सब मानकर बैठे थे पूर्ण बहुमत मिलेगा, मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा चुके थे। ढोल नगाड़े वाले भी कांग्रेस के दफ्तरों में और कांग्रेस के उम्मीदवारों के घरों पर तैनात थे। यहां तक कि दूसरे राज्यों में भी हरियाणा की जीत के जश्न की तैयारियां हो रही थी। भोपाल में तो कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर जलेबी का स्टॉल लगा लिया था। मुफ्त में लोगों को जलेबी खिलाने का पूरा इंतजाम था। मोहब्बत की दुकान खुल गई थी। जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, पहले घंटे में ईवीएम की वोटों की गिनती के बाद शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली। टीवी चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा था तो कांग्रेस के दफ्तरों में आतिशबाजी होने लगी, ढोल ताशों पर नाच गाना शुरू हो गया। गोहाना की जलेबी बांटी जाने लगी। करीब 1 घंटे तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था और कांग्रेस एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन करीब 10:30 बजे अचानक रुख बदलने लगा। 5 राउंड की काउंटिंग के बाद धीरे धीरे कांग्रेस की टैली गिरने लगी। बीजेपी का ग्राफ बढ़ने लगा। कांग्रेस की सीटों की संख्या गिरकर 34 तक पहुंच गई। बीजेपी 50 से ऊपर निकल गई। कांग्रेस के ढोल ताशों का शोर थम गया। मिठाइयां बंटनी बंद हो गईं। सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर टिक गईं। भूपेंद्र हुड्डा ने बीच बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की कोशिश की। कहा, धैर्य रखो, सरकार अपनी ही बनेगी। लेकिन नतीजे कुछ और कहानी बता रहे थे। क्यों अभी नहीं रुकना? धीरे धीरे कांग्रेस के उम्मीदवारों के सपोर्टर जाने लगे। लड्डू, जलेबी, फूल मालाएं सब पड़े के पड़े रह गए।
कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। 4 बजते बजते हालत ये होगी कि कांग्रेस के नेताओं ने ढोल नगाड़े वालों को पैसे देकर वापस जाने को कह दिया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। भूपेंद्र हुड्डा के अपने इलाके रोहतक में तो कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाने और जुलूस निकालने के जबरदस्त इंतजाम किए हुए थे। बग्घी और रथ मंगाए गए थे, घोड़ों का इंतजाम किया गया था ताकि कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी में विक्ट्री परेड निकाली जाए। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर क्लियर होती गई वैसे वैसे बग्घी और घोड़े वाले रथ कांग्रेस के दफ्तर से वापस रवाना होने लगे। ये देखकर सड़क पर लोग हंसे और उसका वीडियो बना लिया। बड़ी नहीं बात है। घोड़ों को जाते देख लोग कहने लगे अब हुड्डा सरकार चली गई, क्या हुआ, हरियाणवी में पूछने लगे। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, यह बात माननी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 71,465 वोटों से जीत दर्ज की। सिरसा सीट पर कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को हराया। जुलाना में विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की। कैथल में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी अपना पहला चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस कुल मिलाकर 37 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। यह बात कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें तो 70 सीटों की उम्मीद थी। इसलिए जब काउंटिंग चली रही थी उसी वक्त कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर काउंटिंग स्लो करके हेराफेरी करने का इल्जाम लगा दिया। जब रिजल्ट क्लियर हो गए तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बीजेपी जीती नहीं, बीजेपी को जिताया गया है, कांग्रेस को हरियाणा में हराया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि गड़बड़ी ईवीएम के जरिए हुई। जिन जिन इलाकों में काउंटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, वहां कांग्रेस हार गई। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया यह सोचा समझा प्रयोग है। जयराम रमेश ने कहा हरियाणा में तो दीवारों पर लिखा था कि कांग्रेस जीत रही है, फिर आखिरी वक्त में ईवीएम का मैजिक चल गया। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेगी। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने इशारों में इसी तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि तंत्र के जरिए लोकतंत्र को हराया गया, लेकिन जो भी है जनता का फैसला तो है, तो मंजूर करना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कहां कमी रह गई, ऐसे नतीजे क्यों आए, इन सब का पता कांग्रेस हाईकमान लगाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी जरूर हम जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिलेड वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है ICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कोई घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है। ऐसा कुछ नहीं है ये आप लोग यहाँ कोई जात पात का नहीं। कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मौलवी हाथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी, इसलिए उनको शक है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती। एक सीट तो कांग्रेस सिर्फ 62 वोटों से जीती है। लेकिन कांग्रेस को शायद हार स्वीकार करने की आदत नहीं है, इसलिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन असली बात कही कांग्रेस की बड़ी दलित लीडर कुमारी सैलजा ने। सैलजा ने कहा चुनाव के समय
उनके कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने सारी बातें भूलकर चुनाव लड़ा। अब नतीजे सामने हैं। सैलजा ने कहा कि हाईकमान को देखना चाहिए कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं चलेगा। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज को छोड़ें। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कि हाईकमान को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाईकमान हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार रणदीप सुरजेवाला भी आज बोले, लेकिन थोड़ा संभल कर। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से चुनाव जीत गए हैं। पूरे इलेक्शन के दौरान रणदीप कैथल में थे। कैथल की सभी चारों सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती। सिर्फ पुंडरी बीजेपी के खाते में गई। रणदीप ने कहा, अगर पार्टी उनकी सिफारिश पर चौथा टिकट देती तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में आती। ये कैथल की जनता की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। चौथी सीट भी पुंडरी, अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे, तो वो भी हम चारों सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती है कैथल जिले में। सुरजेवाला टिकटों के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं। कुमारी सैलजा गुटबाजी और अंदरूनी झगड़े की बात कह रही हैं, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस की इस हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ बापू और बेटा है। उनका इशारा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ था। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने तोशाम सीट से टिकट दिया था। श्रुति ने इस सीट पर अपने चचेरे भाई कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को 14,275 वोटों से हराया। नतीजा आने के बाद किरण चौधरी ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बन गई है, इसीलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। मैं तो शुरू से ही ये बात कही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी है, और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई, और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा से उम्मीदें तो अरविंद केजरीवाल को भी बहुत थी। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, कैंपेन भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। ज्यादातर सीटों पर जमानत सख्त हो गई, कुल 2% वोट भी नहीं मिले। लेकिन केजरीवाल ने आज इशारों इशारों में कांग्रेस को नसीहत दी। दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव नतीजों से सबक सीख लो। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और आपसी झगड़े तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है,
हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। चूंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, ईवीएम पर निशाना साधा, इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज उसका भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं सकते, इसीलिए देश की हर संस्था पर दाग लगाने में जुटे हैं। मोदी ने कहा कि वो देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल साथी भी पूरी तरह शामिल हैं। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को दुर्बल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। मोदी की बात सही है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाती है। यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल की बात सही है कि हरियाणा में कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। कांग्रेस के नेता जीत पक्की मान चुके थे। राहुल को यह समझा दिया गया था कि किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। विनेश फोगाट के आने से जाटों और महिलाओं का वोट पक्का हो जाएगा। अग्निवीर की वजह से नौजवान बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसलिए अब बीजेपी की लुटिया डूबनी तय है। माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे कांग्रेस की वापसी पक्की है। इसका असर यह हुआ कि कुर्सी का झगड़ा शुरू हो गया। सुरजेवाला कैथल से बाहर नहीं निकले और कुमारी सैलजा ज्यादातर टाइम घर बैठी रही। जाहिर है इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। इस बार हरियाणा की जनता ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया, जो जमीन पर काम करेगा जनता उसका साथ देगी। दूसरी बात, अब रीजनल और छोटी छोटी परिवारवादी पार्टियों का दौर खत्म हो गया। जनता ने चौटाला परिवार को घर बिठा दिया। बीएसपी और केजरीवाल को कोई भाव नहीं दिया। शुरू में लग रहा था कि हवा बीजेपी के खिलाफ है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप खामोशी से रणनीति बनाई। सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट कर दिया कि चुनाव सिर्फ हरियाणा का नहीं है, यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी एक को चुनने का है। मोदी ने इशारा दिया था, यह परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ने का चुनाव है। चुनाव नामदार और कामदार के बीच है। मोदी का फॉर्मूला काम आया और हरियाणा में मोदी ने इतिहास बनाया। जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस का परफॉर्मेंस उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब रहा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस ने 90 में से 48 सीटें जीतकर क्लियर मेजॉरिटी तो हासिल कर ली। हालांकि इसमें कांग्रेस की सीटें सिर्फ 6 हैं, बाकी 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 47 सीटें कश्मीर वैली की सीटें थी, जबकि जम्मू रीजन में 43 असेंबली सीटें थी। मजे की बात है कि जम्मू की 43 सीटों में से बीजेपी ने 29 यानी 29 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कश्मीर वैली में उसको एक भी सीट नहीं मिली। इस चुनाव में सबसे बड़ा सेटबैक महबूबा मुफ्ती की पार्टी को लगा। महबूबा की पार्टी पीडीपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। चुनाव से पहले छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट को बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन सिर्फ 7 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते। उमर अब्दुल्ला बड़गांव और गांधरबल दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपना पहला चुनाव हार गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी नौशेरा सीट से हार गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की जीत के बाद दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स ने जमकर जश्न मनाया। जैसे नतीजे आए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के नतीजे आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ जनता का मैंडेट है, मैंडेट बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई थी। उसी वक्त फारूक अब्दुल्ला ने उमर के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस को यह बात बुरी लगी। वैसे भी कांग्रेस के काफी नखरे होते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, उन्हें उमर अब्दुल्ला के नाम के ऐलान पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐलान करने से पहले पावर शेयरिंग पर बात होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से बार्गेनिंग की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। इसमें भी 5 सीटें वैली की हैं। जम्मू रीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ 1 सीट जीत पाए। राजौरी की सीट कांग्रेस को मिली। राजौरी की सीट भी कांग्रेस ने सिर्फ 1,500 वोटों से जीती। यह कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। तारिक अहमद कर्रा ने कहा, पार्टी इस पर विचार करेगी कि जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। जीत का सहरा अपने लोगों को देना चाहता हूं, खासतौर से कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने जो एक अहद किया था कि हमें बीजेपी के जुल्म सितम से निजात हासिल करनी है, हमने यहाँ एक खामोश इनकलाब लाना है, वो उसमें कामयाब हो गए। जम्मू में कांग्रेस कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसकी वजह क्या मानते हैं? कॉज ऑफ कंसर्न है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि ठीक होगा, लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने जम्मू में ही कहा था, यहाँ पे भी कहा था कि अगर कोई मिस एडवेंचर ना हुआ तो क्लियर कट वर्डिक्ट इसके वास्ते है, अलायंस के वास्ते है। तो हमें वो फैक्टर्स देखने होंगे कि जिसकी वजह से वहां पे कमजोरी रही है। दोज फैक्टर्स नीड टू बी प्रूव्ड। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सीएम पद की घोषणा की गई है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देखिए, ये आपत्ति की बात नहीं है, ये पावर शेयरिंग की बात है, जिसमें हमारी सेंट्रल लीडरशिप को भी कॉल लेनी होगी, और जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप उस पर फैसला करेगी, हमारी पार्टी वो फॉलो करेगी। जम्मू रीजन में सिर्फ 1 सीट मिलना कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है, और वैली में जिन 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, उन पर जीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा रोल है। इसलिए कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बार्गेनिंग की हालत में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। कहा कि पावर शेयरिंग पर पहले बात हो जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्लियर वर्डिक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। जीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। कश्मीर वैली में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जम्मू रीजन में 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 29 सीटों पर पार्टी को कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को करीब 26% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23%, कांग्रेस को 12% और पीडीपी को करीब 9% वोट मिले। नतीजा आने के बाद मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने बिना डर के वोट डाला। पहली बार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन नेताओं को जवाब दे दिया है जो कहते थे आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर खूबसूरती से खिला और खिलखिलाया। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। जम्मू में 29 सीटों पर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, बड़ी बात है। हैरानी की बात है कि कश्मीर घाटी में मोदी सरकार ने भरपूर काम किया। पत्थरबाज गायब हो गए, दुकानें खुलने लगी, टूरिस्ट आने लगे, शिकारे चलने लगे, सिनेमाघर खुले, हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज मिलने लगा, स्कूल ठीक से चलने लगे। ऐसे कई काम गिनाए जा सकते हैं जिससे कश्मीर के लोगों को सुकून मिला, वो चैन की जिंदगी जीने लगे। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने चुनाव के दौरान जब कश्मीर के लोगों के इंटरव्यू किए तो उन लोगों ने कैमरे पर यह माना और यह भी माना कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह सब इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सब मानने के बाद वही लोग ये कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे कि वो मोदी को वोट नहीं देंगे। इस जज्बे का पूरा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। हालांकि बीजेपी को वोट तो नहीं मिले, लेकिन इस बात का नरेंद्र मोदी को संतोष जरूर होगा कि कम से कम लोगों ने उनके काम को अप्रिशिएट तो किया। अब फारूक और उमर अब्दुल्ला की मुसीबत यह होगी कि उन्होंने लोगों से वायदा तो कर दिया कि वो आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये फैसला लेने का हक सिर्फ देश की संसद को है। इसलिए जब तक फारूक और उमर अब्दुल्ला की सरकार रहेगी, उन्हें लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो नारे लगे, हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। तो आज के चुनाव नतीजों का महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर क्या असर होगा, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव के नतीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है
महाराष्ट्र और झारखंड में। इन दोनों राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं। मुंबई में आज बीजेपी ने हरियाणा की जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस जश्न में शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं ने नारे लगाए, हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने कहा, बीजेपी के लोग आज भले ही मिठाइयां बांट लें, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। बड़ी बड़ी बातें करते थे 370 के बारे में, और भी बातें होती थी यहाँ। आखिर वहां की जनता ने, कश्मीर की जनता ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनके बीजेपी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। अभी जो चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, आप देखिए क्या होता है। हम 175 से 180 तक सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र में और झारखंड में हार गई। संजय राउत बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका जोश आज कम है। झारखंड में बीजेपी नेताओं ने हरियाणा की जीत का जश्न मनाया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाए और कहा कि जैसे हरियाणा में जीत से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, झारखंड के आदिवासी भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से परेशान हो गए हैं। इसलिए झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है विकसित भारत बनाने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, उसमें हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। और आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने वाला है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी पार्टनर है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हरियाणा का मामला अलग है, वहां के चुनाव नतीजों का असर न झारखंड में होगा न बिहार में, क्योंकि यहां के मुद्दे अलग हैं। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। असर पड़ेगा क्योंकि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव सब राज्यों का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं, उस आधार पर चुनाव होता है। जाहिर है हरियाणा के चुनाव नतीजों से तेजस्वी यादव भी परेशान हैं, शॉक्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास कोई ऐसा नेशनल लीडर नहीं है जिसकी ऑल इंडिया अपील हो, जो विपक्ष के लिए वोट गैदर कर सके। बीजेपी के पास सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी। मोदी भी हर इलेक्शन को पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, जान लगा देते हैं। हरियाणा की जीत अब मोदी को झारखंड और महाराष्ट्र के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी। मोदी की जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया विश्वास जागृत होगा। महाराष्ट्र के गठबंधन में बीजेपी की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। झारखंड में भी पार्टी और ज्यादा हिम्मत से लड़ेगी। सबसे बड़ा मैसेज यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने जो नैरेटिव खड़ा किया था, जो डर दलितों के मन में पैदा किया था, उस डर को नलिफाई करने में बीजेपी कामयाब हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मोदी बाकी प्रॉब्लम्स को, बाकी इश्यूज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पेंशन स्कीम को नया रूप देकर सर्वसम्मत बनाया गया है, ऐसे ही किसानों, जवानों, रोजगार से जुड़े मुद्दों को एक एक करके रिजॉल्व किया जाएगा। यह मोदी का आगे का रोड मैप है, जिसके संकेत आज से मिलने लगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या है, और इसलिए विजय के उस उत्सव में मुझे बार बार मेरे कार्यकर्ताओं की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक मन करता है,
और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं न थकने वाले हैं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देशवासियों को भी मैं उनके आशीर्वाद के लिए प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।